गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। साथियों, हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मौर्य वंश। क्लियर है। तो आइए देखिए साथियों, हम मौर्य वंश के बारे में बात कर लेते हैं। साथियों, मौर्य वंश के बारे में जानने से पहले हम इसके कुछ प्रमुख राजाओं के नाम जान लेते हैं। साथ ही देखिए, इसके सबसे प्रमुख राजा जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य रहेंगे और उसके बाद बिंदुसार का नाम आएगा और तीसरे नंबर पर अशोक का नाम आएगा। क्लियर है साथियों। और अशोक के बाद भी काफ़ी सारे राजा आते हैं, लेकिन हमें उन राजाओं के ना तो नाम जानना है और ना उनके काम जानना है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ से एग्ज़ाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है और ना ही कभी पूछा गया है। क्लियर है। तो हम जो सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। ठीक है। तो हम कोई भी अननेसरी चीज़ को यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और फाइनली जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो बृहद्रथ को लेकर रहेगा। ठीक है। यहाँ पर साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य जो होंगे वो मौर्य वंश के फाउंडर होंगे। ठीक है। इट मीन्स चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं साथियों वो हैं संस्थापक किसके? मौर्य वंश के। ठीक है। और यहाँ पर साथियों जो बृहद्रथ हैं वो मौर्य वंश के जो है वो अंतिम शासक हैं। ठीक है। और आपको जस्ट इसका जो प्रीवियस वीडियो था जिसमें हमने मगध का उत्कर्ष डिस्कस किया था, वहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ से जितनी भी डायनेस्टीज आएंगी या जितने भी हम एम्पायर्स के बारे में जानेंगे, उन सभी एम्पायर्स और डायनेस्टीज के आपको फाउंडर्स याद रखना है, संस्थापक याद रखना है और उनके लास्ट किंग कौन रहे हैं वो आपको याद रखना है। ठीक है। या अंतिम शासक कौन है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। तो यहाँ भी आपको चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक रहेंगे और बृहद्रथ जो है वो अंतिम शासक रहेंगे। ठीक है। ये तो चीज़ें याद रखना है। तो पहली स्लाइड से इतना ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप नोट करेंगे। क्लियर है। उम्मीद करते हैं आप अपने इस वीडियो के साथ ही साथ अपना नोट्स भी तैयार कर रहे हैं। और हमने अभी तक जितने भी वीडियोस आपको पढ़ाए हैं, जितने भी लेक्चर्स हमने लिए हैं, उन सभी लेक्चर का आपने जो है नोट बहुत अच्छी तरीके से बना लिया है। क्लियर है साथियों। चलिए देखिए, आइए हम जान लेते हैं कि मौर्य वंश के बारे में हमको कहाँ कहाँ से जानकारी मिल जाती है। ठीक है साथियों। देखिए, मौर्य वंश के बारे में मैगस्थनीज जो कि एक राजदूत था जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी एक किताब है इंडिका। इस इंडिका से हमको मौर्य वंश के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिलती है। इससे हमको मौर्य वंश के राजनीतिक जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ ही हमको एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है जो कि आप बोल सकते हैं प्रशासनिक। ठीक है। प्रशासनिक क्षेत्र की जानकारी हमको यहाँ से मिल जाती है। इसी के साथ ही हमें यहाँ से साथियों सामाजिक क्षेत्र की भी जानकारी मिल जाती है। ठीक है। तो हालांकि हम इंडिका पर अभी चर्चा ज़्यादा नहीं करे हैं, लेकिन आगे चल के जब हमारा एक लेक्चर आएगा जिसमें हम मौर्य वंश के प्रशासन की बात कर रहे होंगे, उस दौरान हम मैगस्थनीज के इंडिका को बेस बनाकर आपको सारी चीज़ें बताएंगे। क्लियर साथियों। अब देखिए साथियों, यहाँ पर नेक्स्ट जो सोर्स है मौर्य वंश को जानने का वो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है। क्लियर है। कौटिल्य तो आप जानते हैं, चाणक्य का एक नाम कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त भी है इनका नाम। तो ये इनके काफ़ी सारे 2-3 नाम हैं। ठीक है। देखो, चाणक्य तो था ही उनका नाम, चाणक्य के साथ उनका नाम कौटिल्य भी था। इसी के साथ ही उनका नाम साथियों चाणक्य हो गया, कौटिल्य हो गया, एक नाम है इनका विष्णुगुप्त। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इनकी एक किताब है अर्थशास्त्र, जो कि किसकी, एक पॉलिटी की बुक है। ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल इकोनॉमिक्स से नहीं जोड़िएगा। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है और ये जो अर्थशास्त्र, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वो पॉलिटी की बुक है। क्लियर है। तो जाहिर सी बात है, इससे किस चीज़ की जानकारी मिलेगी? इससे आपको मौर्य वंश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की जानकारी आपको मिल जाएगी। इट मीन्स राजनीतिक क्षेत्र और प्रशासनिक क्षेत्र की आपको जानकारी मिल जाएगी। इसी के साथ ही अशोक के अभिलेख मौर्य वंश के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अशोक के जो अभिलेख हैं वो 3 तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक आपको शिलालेख मिलेंगे जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। शिलालेख के साथ साथियों
स्तंभ लेख मिलेंगे, और साथियों स्तंभ लेख के साथ साथ आपको एक गुफा लेख मिलेंगे। ठीक है, तो अशोक की अभिलेख जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भारत में अभिलेख अगर सबसे पहले किसी राजा ने लिखवाए थे, तो अगर हिंदू राजा की बात करें तो फिर अशोक का नाम आता है। क्लियर है? चलिए आगे की बात करते हैं साथियों। तो बौद्ध ग्रंथ जो है वो दीपवंश और महावंश, ये भी मौर्य वंश के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ प्रोवाइड करवाते हैं। और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, ये जो मुद्रा राक्षस है ये भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी देती है। और कुछ नेपाली और तिब्बती ग्रंथ हैं, कंग्यूर और तंग्यूर, यहाँ से आपको मौर्य वंश के बारे में जानने के लिए मिल जाता है। क्लियर साथियों? तो ये हमारे मौर्य वंश के जो हैं वो सोर्सेज हैं। यहाँ से साथियों कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं मौर्य वंश के सोर्सेज को लेकर, तो हमने इनको अलग से सेपरेट करके आपको एक स्लाइड पर दिखाया है कि कहाँ कहाँ से आपको मौर्य वंश के सोर्सेज मिलते हैं। ठीक है, देखिए साथियों आप पढ़ तो सभी जगह लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आप वो चीज़ों को एक सेपरेट वे में नहीं ले जा पाते हैं। तो हम आपके साथ वही चीज़ें कर रहे हैं कि कहाँ पर किस चीज़ की, कहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो फिर हम उस हिसाब से आपके डेटा को चेंज कर रहे हैं। ठीक है साथियों, चलिए देखिए अब हम हमारा डिस्कशन आएगा चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप इतना तो जानते ही हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो मौर्य वंश के संस्थापक हैं, और इसी के साथ ही साथियों इनको जो है वो भारत का पहला ऐतिहासिक शासक कहा जाता है। क्लियर है? अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, डाउट आ रहा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को ऐतिहासिक शासक क्यों कहा गया है। तो इसके बारे में ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो पहले ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने भारत को एक अखंड भारत के रूप में स्थापित करने की कोशिश करी थी। ठीक है, अखंड भारत के रूप में स्थापित करने की कोशिश करी थी। तो चूंकि ये मगध महाजनपद पर एक एज अ किंग जो है वो बैठे थे, तो इन्होंने मगध महाजनपद को लगभग पूरे भारत में फैला दिया था। बस आप बोल सकते हैं कि दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरे भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन स्थापित कर लिया था। ठीक है, तो इस वजह से इनको पहला ऐतिहासिक शासक माना जाता है। इनके जन्म की बात करें तो जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मृत्यु जो है साथियों 298 ईसा पूर्व में हुई थी, और इनकी जो मृत्यु है वो संलेखना विधि से हुई थी। क्लियर है? अब संलेखना विधि क्या होती है? संलेखना विधि में क्या होता है कि आपको भूखे प्यासे रहकर प्राणों का त्याग करना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये एक जैन धर्म की विधि है। जैन धर्म की विधि है जिसमें क्या होता है कि आप पश्चाताप करते हैं, और पश्चाताप करने के लिए एक वे बताया गया कि आपको भूखे प्यासे रहकर अपने प्राणों का त्याग करना होगा, यही आपका पश्चाताप होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से इट मीन्स भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्यागे थे। और इन्होंने जो साथियों प्राण त्यागे थे ना, वो श्रवण बेलगोला में त्यागे थे। श्रवण बेलगोला में भी कहाँ? चंद्रागिर की पहाड़ी में। अब श्रवण बेलगोला के बारे में याद रखेंगे, श्रवण बेलगोला कई बार श्रवण बेलगोला नहीं लिख के आता है, सीधा कर्नाटका लिख के आ जाता है, क्योंकि श्रवण बेलगोला जो है वो कर्नाटका के अंदर एक जगह आती है। ठीक है ना? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में चंद्रागिर की पहाड़ी में अपने प्राणों का त्याग किया था, और श्रवण बेलगोला आता है कर्नाटका में। क्लियर साथियों? चलिए देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु जो है वो चाणक्य रहे हैं, और इसी के साथ ही ये जो है ना गुरु के साथ ही साथ साथियों चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं बाद में। ठीक है, और चाणक्य की एक किताब है, कौन सी? अर्थशास्त्र। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे चल के जब मौर्य प्रशासन की बात करेंगे तो वहाँ पर हम अर्थशास्त्र और इंडिका दोनों को बेस बनाकर हम आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? देखिए ब्राह्मण साहित्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कुल का बताते हैं, मतलब नीचे कुल का बताते हैं, और जबकि जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो एक क्षत्रिय कुल से बिलोंग करता था। क्लियर है? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के जो है वो काफ़ी अलग अलग नाम भी बताए गए हैं, जैसे कि स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन,
ये जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैंड्रोकोटस के रूप में करते हैं, जबकि प्लूटार्क चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान एंड्रोकोटस के रूप में करता है। क्लियर है। जूनागढ़ अभिलेख जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य ही कहता है, जबकि विशाखदत्त की एक किताब है मुद्रा राक्षस, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को जो है ब्रसल कहा गया है, ठीक है, या इनको जो है वो निम्न जाति का माना गया है, ठीक है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न जाति का माना गया है और उनको ब्रसल, उनके लिए ब्रसल शब्द का प्रयोग किया गया है। क्लियर साथियों। चलिए देखिए आगे की हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य का 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध होता है। अब इस युद्ध में क्या होता है साथियों कि इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर तो हार जाते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। फलस्वरूप क्या होता है, एक संधि होती है, ठीक है। फलस्वरूप आप बोल सकते हैं एक ट्रीटी होती है, ठीक है, एक ट्रीटी होती है। इस ट्रीटी के फलस्वरूप सेल्यूकस निकेटर क्या करते हैं कि अपनी लड़की जिसका नाम होता है कार्नेलिया, कार्नेलिया की चंद्रगुप्त मौर्य के साथ शादी कर देते हैं, शादी कर देते हैं। और इसी के साथ ही साथियों चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकेटर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कांधार, हेरात, मकरान, ये सारे क्षेत्र जो है वो सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए जाते हैं। क्लियर है। अब देखिए साथियों आगे क्या है, आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लेते हैं, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षित करने का जो श्रेय है वो भद्रबाहु को जाता है। क्लियर है साथियों। अब भद्रबाहु के बारे में तो आपने पढ़ा ही है कि भद्रबाहु क्या करते हैं कि जब मगध महाजनपद में क्या पड़ता है, 12 साल का भीषण अकाल पड़ता है, तो भद्रबाहु जो है वो अपने अनुयायियों को लेकर श्रवणबेलगोला चले जाते हैं और उन्हीं अनुयायियों में चंद्रगुप्त मौर्य भी शामिल होता है, ठीक है। तो भद्रबाहु के साथ जैन धर्म की दीक्षा ले भद्रबाहु से जो है वो जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके बाद वो हैं जो श्रवणबेलगोला चले जाते हैं और श्रवणबेलगोला में जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत भी आता है जिसका नाम होता है मैगस्थनीज। ये जो राजदूत है वो किसका राजदूत होता है साथियों, ये राजदूत है सेल्यूकस निकेटर का, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ने जो है वो मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और ये लगभग 14 वर्षों तक रहा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, या यूं बोल सकते हैं कि मैगस्थनीज कुल 14 वर्षों तक भारत में रहा था, जिस दौरान इसने दक्षिण के राज्यों के बारे में कुछ विवरण लिखा हुआ है, दक्षिण के राज्यों के बारे में भी बताया है। और इसी के साथ ही अगर वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा है तो इसके मैगस्थनीज के सोर्सों से आपको मौर्य प्रशासन, या बोल सकते हैं मौर्यों के प्रशासन, मौर्यों की राजनीति, इन सारी चीज़ों, मौर्यों के मौर्यकालीन समाज की जानकारी जो है वो मैगस्थनीज के द्वारा दी जाती है, ठीक है। मैगस्थनीज की किताब भी है साथियों, कौन सी है, इंडिका। और इंडिका के बारे में आजकल प्रेजेंट में तो कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे, फिर चाहे वो आप एसएससी सीजीएल का ले लीजिए, सीएचएसएल का ले लीजिए, या यूपी पुलिस में चले जाइए, एमपी पुलिस का पेपर देख लीजिए, लगभग सभी जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मैगस्थनीज की किताब का नाम क्या है, तो आंसर होता है आपका इंडिका, ठीक है साथियों। चलिए देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाते हैं। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो खुद इस झील का निर्माण नहीं करवाते हैं, इस झील का निर्माण साथियों करवाया जाता है उनके एक अमात्य होते हैं, अमात्य का नाम होता है साथियों पुष्यगुप्त, ठीक है, या आप बोल सकते हैं अमात्य बोल सकते हैं। अमात्य हम कई बार बोलेंगे तो अमात्य का मतलब आप समझेंगे मंत्री, ठीक है, ठीक है साथियों। तो सुदर्शन झील जो है वो पुष्यगुप्त के द्वारा बनवाई गई थी। क्लियर है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप स्टार लगाकर लिख लेंगे, इसको भी आप स्टार लगाएंगे। क्लियर है साथियों। चलिए तो हम फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और अब हम डिस्कस कर लेते हैं बिंदुसार के बारे में। क्लियर है।
अब देखिए साथियों, बिंदुसार के भी अलग अलग नाम हैं। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा गया है, ठीक है। और बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। बिंदुसार को जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। क्लियर है साथियों। देखिए यहाँ पर बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य जब क्या छोड़ देते, चंद्रगुप्त मौर्य की 298 ईसा पूर्व में जो है मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का स्थान ग्रहण करते हैं। तो 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य की गद्दी संभाल लेते हैं। इसी के साथ ही साथियों क्या है, बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी बन जाता है। हालांकि ये पहले नहीं होता है, ये पहले ब्राह्मण धर्म को मानता था, बाद में ये आजीवक संप्रदाय को मानने लग जाता है, ठीक है। और आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं साथियों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनका संबंध जो है गौतम बुद्ध के साथ भी रहा है। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक आप यहाँ पे लिख लेंगे मक्खली गोसाल, ठीक है, मक्खली गोसाल। तो ये आप याद रखेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो बिंदुसार किस धर्म के अनुयायी थे, तो आपका आंसर होगा आजीवक संप्रदाय के, ठीक है। और आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं साथियों वो होंगे मक्खली गोसाल, ठीक है। आइए देखिए आगे की तरफ हम अगर बढ़ते हैं, तो स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत भेजा था। इस राजदूत का नाम क्या है, डाइमैकस, ठीक है। और बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, और इसको दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले अपने बड़े पुत्र जिसका नाम था सुसीम, जब ये इस विद्रोह को नहीं दबा पाए तो उसके बाद इन्होंने अशोक को भेज दिया, ठीक है। देखिए बौद्ध विद्वान तारानाथ का मानना है कि बिंदुसार को 16 राज्यों का बिंदुसार जो है वो 16 राज्यों का विजेता था, ठीक है। मतलब बौद्ध विद्वान तारानाथ मानते हैं कि बिंदुसार जो था वो 16 राज्यों का विजेता था, ठीक है साथियों। आइए तो ये हमारा आज का कुछ टॉपिक था, जो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया आपको, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है साथियों। और हमारे इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आप इस पीडीएफ को ईजिली एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है साथियों। और कंटेंट अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ठीक है। क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक शेयर, एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपने अभी तक हमें इतना सपोर्ट किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।